देखो जनसंख्या वितरण के विषय में समझ लिए। वितरण का मतलब उसका किस प्रकार से बंटवारा हुआ है, कहाँ पे जनसंख्या कम है या कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो जो जनसंख्या कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है, उसके क्या कारण हैं उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक है भौगोलिक कारक, मतलब जितने भी कारक हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है समझने के लिए, बस अलग अलग नहीं है, ये सब समझने के लिए बस कि अध्ययन की आसानी हो। तो भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक 3 भागों में बांटा गया है। जैसे भौगोलिक कारक में उन कारकों को रखेंगे जो प्रकृति से संबंधित है, या इन्हीं को ही प्राकृतिक कारक भी कह सकते हैं। अगर प्रश्न आ गया कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए, तो यही उत्तर लिखाएगा जो भौगोलिक कारकों का होगा। 2 तरह से प्रश्न बन सकता है, या तो पूछेगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए, या पूछेगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यही लिखना है। 4 हेडिंग डाल देना है। 4 हेडिंग में तुम्हारा जितना बड़ा से बड़ा प्रश्न इसी में हो जाएगा। जैसे जल की उपलब्धता, अगर मान लो कोई क्षेत्र है ऐसा है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, जैसे हम लोगों का क्षेत्र है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। ठीक है, तो जल की उपलब्धता जहाँ पे रहेगी वहाँ जनसंख्या अधिक रहेगी। जब जल की उपलब्धता रहेगी तो देखो जल का जिस जिस काम में उपयोग होता है, जैसे भोजन बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, नहाने के लिए या कृषि के लिए, हर काम में जल का उपयोग है, तो उपलब्धता पर्याप्त रहेगी तो वहाँ रहेंगे लोग। ठीक है, भू आकृति यानी कि यहाँ पर जैसे अगर जल की उपलब्धता अधिक है तो मतलब पर्याप्त है तो पर्याप्त जनसंख्या रहेगी, जल की उपलब्धता की कमी है तो जनसंख्या कम रहेगी। जैसे राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ देखो जल की कमी है तो लोग कम पाए जाते हैं, जनसंख्या घनत्व तो कम पाया जाता है। भू आकृति, भू आकृति का मतलब ऊंचा नीचा अगर कोई क्षेत्र है, जैसे पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाएगी, चाहे वहाँ कितनों जल उपलब्ध हो, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी संरचना बनाना है तो बहुत कठिन होता है। जैसे घर बनाना है तिरछा बनेगा, कभी भी गिरने की संभावना है। सड़क बनाना है तो पहाड़ों को काट काट के बनाना है। 1 किलोमीटर जाना है तो ऐसे नीचे नीचे घूम घूम के तब नीचे आएंगे, तो वहाँ जीवन बहुत कठिन होता है। पानी, खाना, सामान्य चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अवसंरचना जैसे सड़क इत्यादि का विकास वहाँ नहीं होता, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहेंगे। पठारी क्षेत्रों में भी मैदानों की तुलना में कम लोग रहेंगे, लेकिन पठारी क्षेत्रों में अगर उपजाऊ भूमि है, पर्याप्त पानी है तो वहाँ लोग रहेंगे। और मैदानी क्षेत्रों में जैसे हम लोगों का क्षेत्र है उत्तर भारत का मैदान, उपजाऊ मृदा है, समतल है, इस पर कोई सड़क बनाना तो आसानी से बन जाएगी कि नहीं। ठीक है, यहाँ खेती करना भी आसान है, यहाँ कहीं आना जाना भी आसान है, तो यहाँ जीवन आसान है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों की तुलना में लोग अधिक रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो जलवायु, जलवायु का मतलब है कहीं पर गर्मी सर्दी कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। जलवायु में देखो 3 तत्व होते हैं मुख्य रूप से, तापमान, आर्द्रता या वर्षा। जलवायु के 3 प्रमुख तत्व हैं, तापमान, आर्द्रता और वर्षा। ठीक है, अगर तापमान कहीं पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ की जलवायु रहने योग्य नहीं है तो लोग कम रहेंगे। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र कभी बताए होंगे 11 में कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और आर्द्रता भी अधिक होगी। जैसे अभी बरसात का समय चल रहा है तो देख रहे हो ना कितनी उमस है, हवा में नमी ही आर्द्रता है, उमस होना। तो ऐसे क्षेत्रों में जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मी भी बहुत अधिक है और वर्षा भी बहुत अधिक है, तो इस कारण से लोग यहाँ पे नहीं रह पाते, कम रहते हैं। यहाँ जंगलों का विकास अधिक हुआ है, ठीक है, जनसंख्या कम पाई जाती है क्योंकि तापमान, आर्द्रता और वर्षा वहाँ सब अधिक है। और मान लो कहीं पर वर्षा एकदम ना हो, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों पर, ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा है, पानी कभी हो ही नहीं रहा, हमेशा बर्फ़ जमा हुआ है, तो वहाँ भी लोग नहीं रहेंगे, बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, हाँ, कुछ लोग रहते हैं ना यहाँ पे, एस्किमो जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो कुछ लोग रहते हैं वो वेल ओल मार के खाते हैं। अब देखो, तो जलवायु का मतलब समझ में आ गया कि अगर जलवायु बहुत कठोर है किसी क्षेत्र में तो वहाँ जनसंख्या कम पाई जाएगी, और जलवायु अनुकूल है तो वहाँ जनसंख्या पर्याप्त पाई जाएगी। जैसे
सबसे ज़्यादा जो बढ़िया जलवायु पाई जाती है होती है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य। यहाँ पर 15-16 डिग्री सेल्सियस रहता है और वर्षा भी होती है ठीक ठाक, उपजाऊ ज़मीन भी है। तो पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों की जलवायु बहुत अच्छी है। इसी तरह अपनी भी जलवायु कुछ ठीक ही ठाक है, वर्षा हो जाती है, कृषि उपजाऊ मृदा इत्यादि है। ठीक है, ठंड गर्मी का सर्दी आता है, लेकिन कभी भी इतनी ठंड नहीं पड़ेगी तो बर्फ़ जमने लगे, और कभी भी इतनी आर्द्रता और नमी नहीं होगी कि हम लोग एकदम सही ना पाएँ। ठीक है, तो ये भी क्षेत्र ठीक है। जलवायु का अर्थ समझ में आया। अब देखो मृदाएँ, जहाँ पर मृदा उपजाऊ होगी, उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मृदा पे अगर कहीं पर है, मृदा वहाँ की उपजाऊ है, जैसे कहीं की मृदा उपजाऊ है तो वहाँ जनसंख्या क्या होगी, अधिक पाई जाएगी, और मृदा उपजाऊ नहीं है तो वहाँ जनसंख्या कम पाई जाएगी। ठीक है, समझ में आया। क्यों? क्योंकि उपजाऊ मृदा ही भोजन का आधार है। चाहे कोई कितना भी घर बंगला गाड़ी खरीद ले, बिना खाए थोड़ी ना जिंदा रहेगा। और खाने के लिए जो सामग्री पैदा होती है वो ज़मीन पे ही पैदा होगी, ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी पैदा हो जाएगी। तो खेत उसके लिए चाहिए, उपजाऊ मृदा है तो लोगों को भोजन आसानी से मिलेगा, तो जनसंख्या वहाँ अधिक होती है। ठीक है, आर्थिक कारक में देखो, आर्थिक कारक में उन कारकों को रखते हैं जो रुपए से संबंधित है या धन से संबंधित है। ठीक है, जैसे अगर किसी क्षेत्र में खनिज पाया जाता है और वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है, मान लो खूब गर्मी पाया जा रहा है, आर्द्रता है, या फिर बर्फ़ जमी हुई है, तो अगर खनिज इत्यादि पा गया तो वहाँ लोग फिर भी जाके बस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा आसानी से मिलेगा, बाहर से सामान खरीद के खा लेंगे। जैसे हाँ, रोजगार, जैसे एक क्या है कि जैसे खनिज वाला क्षेत्र है, जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब की जलवायु बहुत अच्छी थोड़ी ना है, वहाँ पे पेट्रोल निकलता है, तो वहाँ देखो लोग भाग भाग के जाते हैं। इंडिया से अच्छे जलवायु क्षेत्रों वाले लोग भी निकल के जाते हैं कि वहीं रहेंगे, वहीं जा काम करेंगे। ठीक है, और कमाई होगी। ठीक है, तो ये सब हो गया इसमें खनिज में, यानी कि खनिज वाला मुख्य रूप से किससे संबंधित है, रोजगार से संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही अफ्रीका में एक जगह कटंगा का पठार, वहाँ तांबा निकलता है, लेकिन बहुत कठोर जलवायु है। ठीक है, गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ खनिज है। ठीक है, ऐसे ही कोयला वाले क्षेत्र भारत में भी देख लो, जैसे भारत में औद्योगिक क्षेत्र है या कोयला वाला क्षेत्र है, वहाँ पे भी इस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। जैसे झारखंड इत्यादि के क्षेत्रों में कहीं कहीं जलवायु कठोर है, रानीगंज में कोयला है। हाँ, भूस्खलन हो सकता है वहाँ। अब देखो खनिज हो गया। अब देखो दूसरा हो गया नगरीकरण। अगर किसी क्षेत्र में नगर बस रहा है, मान लो तुम्हारा गांव है, इसके आसपास में कोई नगर बसने लगे, तो सब लोग क्या करेंगे, रोड के किनारे ज़मीन ले लेते हैं। क्यों ले लेंगे? क्योंकि वहाँ दुकान करने लायक रहेगा, रहने में सुविधा होगी। तो जहाँ नगरीकरण होने लगता है वहाँ अपने आप लोग बसने लगते हैं और वहाँ जनसंख्या का वितरण घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे भारत में एक शहर है चंडीगढ़, वो पहले खेत था, खाली ज़मीन थी, गांव थे छोटे छोटे। आज़ादी के बाद सारे गांवों को सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया। ठीक है, और वहाँ पे नगर का विकास किया, बसाया गया। मतलब वहाँ नगर अपने मन से नहीं बसा, उसको बसाया गया कि चलो यहाँ से नगर बसाते हैं। तो लोग आसपास के सब लोग वहीं ज़मीन खरीदने लगे और आज चंडीगढ़ बहुत बड़ा शहर बन गया, बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। समझ में आया? औद्योगिकरण, औद्योगिकरण देखो जनसंख्या कैसे प्रभावित करता है। उद्योगों में क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा कि नहीं? यहाँ भी रोजगार मिलेगा। अब रोजगार के लिए लोग जहाँ पे उद्योग लगेगा, जैसे एक जगह है जमशेदपुर, जमशेदपुर में क्या है, जमशेदपुर में टाटा की स्टील फैक्ट्री है। आसपास के जब ये फैक्ट्री लगने लगी तो वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए, बस गए। आज जमशेदपुर पूरा एकदम शहर बन गया है, टाटा नगर जिसे कहते हैं। ऐसे ही जो है औद्योगिकरण, मान लो कोई और देश है, जैसे सिंगापुर जाते हैं कई लोग, तो वहाँ उद्योग मतलब औद्योगिकरण जिस क्षेत्र में भी औद्योगिकरण ज़्यादा होगा, जिस क्षेत्र में औद्योगिकरण ज़्यादा होगा वहाँ जनसंख्या आसपास से आकर्षित होती है। जैसे मुंबई कमाने जाते हैं, लुधियाना कमाने जाते हैं, चेन्नई कमाने जाते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ मिल उल में काम करते हैं, वहाँ उद्योग है महाराष्ट्र में। ठीक है, ऐसे ही मान लो तुम्हारे घर के बगल में कहीं चीनी मिल खुल जाए तो वहाँ लोग जाने लगेंगे, आसपास के लोग आके बस जाएंगे, वहाँ घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है,
अब देखो, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक क्या होता है, जैसे हमारे समाज से संबंधित जो कारक हैं, जैसे समाज में जातियाँ होती हैं, ठीक है। अपने आसपास देखे होंगे कि टोला बटा होगा, राजभर टोला, पंडित टोला, ठाकुर टोला, जो भी मतलब कई तरह के जातियों के हिसाब से यादव टोला वो बटा हुआ होगा कि नहीं। तो यानी कि क्या है कि एक खास जाति समुदाय के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे मान लो यहाँ से कई लोग निकल के गए दिल्ली, तो दिल्ली में भी उत्तर भारत मतलब ये यूपी बिहार वालों का अलग है क्षेत्र, उधर ज़्यादा रहते हैं। पंजाब वालों का अलग रहते हैं, बंगाल से आते हैं बंगाल वाले जो कॉलोनियाँ वहाँ रहते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको अच्छा लगता है और उनको अपनापन महसूस होता है। जैसे बंगाल का कोई आया तुम्हारे गांव में बस गया, वो बंगाली बोल रहा है, तुम हिंदी बोल रहे हो, वो किसी को नहीं समझ में आ रहा है। चाहे तुम ही जाके बंगाल में बस गए, वो सब बंगाली बोल रहे, तुम हिंदी बोल रहे, फिर नहीं समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि विशेष प्रकार की जातियों या धर्म के आधार पर लोग जो है लोगों का वितरण प्रभावित होता है। मतलब किसी क्षेत्र में जैसे हिंदुओं का क्षेत्र है तो हिंदू रहना पसंद करते हैं, मुस्लिमों का क्षेत्र है तो उधर मुस्लिम रहना पसंद करते हैं। देखे हो कि नहीं? ठीक है, तो जाति धर्म से भी प्रभावित होता है। देखो